हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर के बारे में। एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड चैप्टर है, नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड, मतलब जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसके हिसाब से थर्ड चैप्टर आ जाएगा ये। और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे हर साल मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले लिक्विड सोल्यूशन का चैप्टर कर चुके हैं पूरा। उसके सवाल तुम लोगों ने लगाए होंगे। जिन जिन सवालों में दिक्कत आ रही है ना यार, उन्हें कमेंट करके या टेलीग्राम पे पोस्ट कर दो मेरे को। मैं उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन या तो हैंड रिटन तुम्हें दे दूंगा या फिर मैं वीडियो बना के डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मत दे देना कि सीक्वेंस में दे दो यार, वो उसमें बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड करना फिजिबल नहीं है ना। इतने सारे क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन नहीं बनाए जा सकते, है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहे हो कि सीरियसली जिन्हें मतलब ज़रूरत है डिस्कस करने की, वो मेरे को भेज सकते हो, मैं उसे डिस्कस कर लूँगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलमोस्ट तुम ये मान के चलो 3 लेक्चर्स लगेंगे ही लगेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 लेक्चर्स में हम लोग ख़त्म करेंगे। एक में हम लोग पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मतलब केमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेस्ट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस के बारे में, फिर एक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ठीक है, तो 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। आई होप 4 तो लगने ही चाहिए। बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लिक्विड्स में कम था तो उसमें कम टाइम लगा, है ना। तो 3 तो मान ही लो। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर्स लंबे हो जाएं लेकिन ज़्यादा काउंटिंग में ना आए, तो ये मैं ट्राई करूंगा। पहला लेक्चर है आज, थोड़ा सिंपल बात करेंगे आसानी से, जिससे कि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो जाए। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल गलत होता है किसी का ना, वो बेसिक्स खराब होने की वजह से हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल मुश्किल नहीं आता बस, लेकिन हमें बेसिक्स ही नहीं पता होते, हम उन पर स्टिक ही नहीं कर पाते, इसीलिए हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फिर से मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि हम लोगों ने dexterchem.in नाम से एक वेबसाइट रजिस्टर कर ली है, जिसके मेन्यू बार में जाके तुम्हें तुम्हारा कोर्स का नाम डालते ही, क्लिक करते ही तुम्हें वहाँ पे प्रॉब्लम शीट और लेक्चर नोट्स अवेल हो जाएंगे। वहाँ तुम डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके भी नोट्स को डाउनलोड करा जा सकता है आसानी से। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, या फिर केमिकल इक्वेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन को करवाएंगे। 2 काम करेंगे। क्या करेंगे? या तो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी डेल्टा जी जो रिलीज हो रही है फ्री एनर्जी, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, या फिर हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के अपनी तरफ से स्पॉन्टेनियस बना देंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है चैप्टर की? जरूरत है इसलिए पड़ रही है कि हम डे टू डे लाइफ में बैटरियों से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, कि तुम्हारी फोन बैटरी हो, लैपटॉप की बैटरी हो, टैबलेट की बैटरी हो, घर में इन्वर्टर की बैटरी हो, कैसी भी कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में बैटरी से हम लोग घिरे हुए हैं, और बैटरीज को हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, और बैटरी हम लोग एक बार चार्जिंग करते हैं और एक बार डिस्चार्जिंग करते हैं। तो बेसिकली जब हम चार्ज करते हैं तो हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस चार्ज करके बना देते हैं, और फिर एनर्जी को स्टोर करते हैं, और फिर जब वो रिवर्स रिएक्शन चलती है यानी डिस्चार्जिंग होती है, तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें वापस देता है, जिससे हम मोबाइल को या बैटरीज को यूज कर पाते हैं। इन बैटरीज के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, डिटेल में करूंगा, ये प्रॉमिस है। तुमने ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी, वही बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल के लिए हम लोग ये बात समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसे हम डिस्चार्जिंग कहते हैं, और वी यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू स्पॉन्टेनियस वन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड तुम लोग देखो 12th वाले तो फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोड पढ़ रहे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन काफ़ी कम लोगों को आती है। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन हम कैसे देंगे? बताओ भाई, अगर तुमने सुनी हो तो बताना कि पहले की इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन किसी ने तुम्हें बताई हो कि इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या है। किसी ने मतलब कि स्कूल में से पढ़ी हो, कहीं पे पढ़ी हो, मैं ये नहीं ब्लेम करा कि किसी ने नहीं बताई हो या मैं ही बताऊंगा यार, कोई रॉकेट थोड़ी चला रहा हो यार। सिंपल बातें हैं, आसानी से हम लोग सीख जाएंगे और जेईई में सेलेक्ट होके नमस्ते करेंगे, है ना। तो when a metallic conductor is in association with electrolytes, when a metallic conductor is in association with electrolyte, the assembly is known as electrode or half cell। जब भी हम किसी मेटालिक कंडक्टर को उसके किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ में डिप कर देते हैं तो उस असेंबली को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं हाफ सेल।
तो सेल क्या होता है? सेल होता है व्हेन टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू ए कंडक्टर देन द असेंबली नोन एज सेल। अब दो हमने क्या किया, हाफ सेल्स को जोड़ दिया, तो हम उसे क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक है। सेल दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को, नोट सब लोग बना रहे हैं, मैं मान लेता हूं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारे दो काम है क्या, कि केमिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। और इसके दो तरीके हैं क्या, कि एक तो हम लोग क्या करें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करें या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा डिस्कशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ज्यादा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरह के हो सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो केमिकल सेल और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन सेल। कौन कौन से? केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब केमिकल सेल क्या होता है? A net chemical change occurs inside the cell। सेल के अंदर एक क्या हो रहा है? नेट केमिकल रिएक्शन हो रही है, which is spontaneous for the flow of current, जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुमने अगर इसे देखना हो केमिकल सेल को तो कहाँ पे देखोगे? वैसे अगर तुम्हें मतलब समझने के लिए देखना हो तो तुम अपने इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी देख सकते हो, इसी प्रोसेस पे काम कर रही है। और कॉन्सेंट्रेशन सेल वो है कि a net change in concentration is found inside the cell which is responsible for the flow of current। यानी कि चेंज इन कंसेंट्रेशन की वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बन रहा है? चेंज इन कंसेंट्रेशन की वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा है। और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हम कहें कि उसे अगर हम वायर्स में भेज दें तो उससे करंट फ्लो होगा। ठीक है। ओम्स लॉ लग जाएगा, V इक्वल्स टू आई, और पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा, ये हम बता सकते हैं। तो दो तरीके से, या तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो जिसकी वजह से क्या आ जाए? इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आ जाए। ये केवल दो ही तरीके हैं। इनसे मेरी बात से तुम लोग सरोकार रख रहे हो, समझ पा रहे हो हमारी बात? नहीं यार, कभी कभी हम भोजपुरी बोल रहे हैं क्या, तो बताओ तो क्या करें, है ना? पता नहीं लोग कैसे समझ पाएंगे मेरी बात, लेकिन मेरी बात हमें लगता है कि मैं ज्यादा आसान भाषा में बोलता हूँ, समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सेल का। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो डेनियल सेल का है। डेनियल सेल में क्या करते हैं? मैं डेनियल सेल को बनाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कैसा बना पाता हूं। डेनियल सेल में हम लोग दो कंटेनर लेंगे। भाई देखो, ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, तुम भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। इसमें टाइम किल नहीं होता, इसे टाइम यूटिलाइज करना कहता है। तो हमने क्या किया कि दो कंटेनर ले लिए और हमने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। फटाक से हमने दो कंटेनर बना दिया। ठीक है। एक कंटेनर में हमने क्या किया? एक कंटेनर में हमने ले लिया ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन, और दूसरे कंटेनर में हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। Zn के कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट के कंटेनर में एक जिंक की रॉड लटका दी, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने एक कॉपर की रॉड लटका दी। हमने क्या किया? जिंक कंटेनर में एक जिंक की रॉड लटका दी और कॉपर कंटेनर में एक कॉपर, और इन दोनों को एक हमने वायर से, डिफ्लेक्शन मीटर से जोड़ दिया। अरे यार, सीधी लाइन खींच जा भाई। ठीक। अब ये है जिंक की रॉड,
रॉड ऑफ जिंक, और ये है रॉड ऑफ कॉपर, रॉड ऑफ जिंक और रॉड ऑफ कॉपर। अब अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस जो मैं उम्मीद करता हूं सबके पास है, तो तुम ये कह पाओगे कि रिएक्टिविटी सीरीज जो तुमने 10th क्लास में पढ़ी थी, 10th क्लास में पढ़ी थी, तो कॉपर वहां पे हाइड्रोजन के नीचे था और जिंक था ऊपर। तो हमने बचपन में एक याद किया थी लाइन की कि ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले के पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन आके कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। अब यहां पे है क्या, यहां पे Zn2+ है और SO4 2- है, Zn2+ है और SO4 2- है। यहां पे कौन कौन से आयन है, कॉपर 2+ है और SO4 2- है। बात समझ में आनी चाहिए, यहां पे कॉपर 2+ और SO4 2- है। अब जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, जब जिंक वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ही निकलेंगे। तो ये कैसा इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो कैसा इलेक्ट्रोड होगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। वो कैसा इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जहां पहुंच रहे हैं वो कैसा है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही मेरी, मैं मानता हूं इतनी आ रही है। धीरे धीरे समझो, ये सेल अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आधी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे पॉपुलर सेल है। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात हमें समझना ढंग से जरूरी है कि निगेटिव चार्ज कहाँ से निकलेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगा। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, जिंक होगा, क्योंकि जिंक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और वो कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है। अच्छा, कॉपर कंडक्टर होता है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास पहुंचते जाएंगे। तो कॉपर 2+ जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा, है कि नहीं। कॉपर 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वही प्लस चार्ज है, SO4 2- तो इलेक्ट्रॉन लेने से रहा। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिंक जो था, जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जिंक ने क्या किया होगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए होंगे और Zn2+ बना दिया होगा। अब हमें पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और इस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है रिडक्शन। इतनी बात समझ में आई कि लेफ्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, इसे तुम लोग कई सारे मतलब निमोनिक्स इसके लिए बनाए जा सकते हो। तुम एक छोटा सा ऐसे भी याद रख सकते हो, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ठीक, और ये एनोड है, ए फॉर एनोड और एन फॉर नेगेटिव। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। 3 बातें हो गई। तो इसका नाम क्या रख दें, इसका नाम रख दिया हमने, ये क्या है नाम इसका, ये एनोड है। याद रह पाएगा, लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, लेफ्ट है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, एनोड होगा। राइट वाले में क्या होगा, राइट वाले में रिडक्शन हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। राइट वाला क्या है, रिडक्शन हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इस पे क्या हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कैथोड। क्या कहेंगे, कैथोड। अब जो हमने अपने कन्वेंशन फिजिक्स में पढ़े हैं उसके हिसाब से ये बात हमें बहुत चुभती है कि कैथोड कैसे पॉजिटिव हो गया, एनोड कैसे नेगेटिव हो गया। तो एनोड और कैथोड नहीं, इसे लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड कहो, वो ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एक बात ध्यान रखनी है कि
एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो मेरा नाम याद रख पाओगे, CR चैतन्य रस्तोगी याद रख पाओगे, और आओ याद रखो, आओ CR मेरे को बुलाओ। तो देखो क्या हो गया, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, आओ CR याद रखोगे कि मेरे को बुलाओगे तो तुम्हें ये याद रहेगा कि लेफ्ट में एनोड है और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब हुआ क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, धीरे धीरे क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे होंगे। कॉपर 2+ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉपर का इलेक्ट्रोड धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और जिंक का इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या होगा, धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और जिंक का इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा। अब होगा क्या कि धीरे धीरे इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, एक्सेस में होने लगेंगे, बढ़ जाएंगे। और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि Zn2+ बनता जाएगा और धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा। तो होगा क्या कि एक तरफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस डेफिशिएंसी और एक्सेस को ख़त्म करने के लिए इसमें एक यू ट्यूब लगाई जाती है। यूट्यूब जिस पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये वाला यूट्यूब नहीं, एक यू शेप्ड ट्यूब लगाएंगे। ठीक, और इसमें सॉल्यूशन भर देंगे, कौन सा, जैसे जिलेटिन, अगर अगर और KCl सॉल्यूशन। और इस सिस्टम का यूट्यूब का नाम है सॉल्ट ब्रिज। ये बड़ी काम की चीज है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा बाय मेंटेनिंग द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब वो क्या रहा है, देखो कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन घूम के इसके अंदर घुस के यहाँ से निकलना चाहिए। तो बेसिकली ये अपोजिटली फील्ड है, अपोजिट फील्ड है ना, एक इधर से आ रहा इलेक्ट्रॉन, एक इधर से आ रहा, एक लेफ्ट टू राइट जा रहा और एक राइट टू लेफ्ट आ रहा। तो वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी सॉल्ट ब्रिज मेंटेन कर देता है। क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। ठीक, तो अगर हम इस पे यहाँ पे लिखना शुरू करें इसके बारे में, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। पहली बात तो ये, एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। एनोड पे जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा कि जिंक सॉलिड विल गिव यू Zn2+ aqueous +2 इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आई। ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख देता हूँ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी को नहीं पता हो, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वैसे ये एक्सपेक्टेड है कि पता होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता उनके लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे भाई लोग क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन। मेरा नाम याद रहेगा CR, कैथोड रिडक्शन। ठीक, तो कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड बना देगा। तो ओवरऑल अगर हमें रिएक्शन लिखनी हो, ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो फिर से एक बार कैथोड लिख देते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा था,
रिडक्शन हो रहा था कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर सॉलिड था, और एनोड पे क्या हो रहा था, Zn2 प्लस एक्वस Zn सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को ऐड कर देंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस Zn सॉलिड विल गिव यू Zn सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये हमारी नेट रिएक्शन बन जाएगी। अब तुम्हें एक बात याद आ रही हो अगर बचपन की अपने, कि जो हमें पढ़ाया गया बचपन में वो ये कहा गया था, वी कैन नॉट कीप कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल, कि हम जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते, लेकिन कॉपर सल्फेट को हम जिंक के बर्तन में, जिंक सल्फेट को हम कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है, कि जिंक के बर्तन में हम कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते। ये तुमने पढ़ा होगा 10th में मेटल नॉन मेटल्स में, कि जिंक के फ्लास्क में हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को नहीं रख सकते, लेकिन कॉपर के फ्लास्क में जिंक सल्फेट को रख सकते हैं। तो उसका रीजन क्या है, कि जब जिंक का बीकर होगा और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखोगे तो जिंक, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर था, वो खुद क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा, ठीक है, और खुद Zn2 प्लस बन जाएगा, तो बीकर हमारा फट जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हमें बात करनी है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, जो हमारा सॉल्ट ब्रिज था उसमें हमने क्या भर दिया था, यहां देखो, अगर मैं बना दूं सॉल्ट ब्रिज, मैं सॉल्ट ब्रिज बना देता हूं यहां पे फिर से, तो सॉल्ट ब्रिज प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा अनसिमेट्रिक सा बन गया, चल जाएगा काम ऐसे में। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज में अब क्या हो कि हमने यहाँ पे भर दिया होगा सॉल्ट ब्रिज में अपना सोल्यूशन। फिलहाल के लिए मान लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल है कि हम KCl भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं? KCl सोल्यूशन इसमें भर लिया। तो KCl का काम क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, कि जिधर साइड एक्सेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए थे और यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेस हो रहा था, याद आ रहा है? क्योंकि ये एनोड की तरफ था मुंह इसका और ये कैथोड की तरफ था, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। तो ये क्या करेगा, KCl क्या करेगा, कंडक्टिविटी के थ्रू इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। कंप्लीट्स द सर्किट बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि अगर सर्किट पूरा ही नहीं होगा, तुम जानते हो सर्किट तो पूरा होना जरूरी है किसी भी रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये तो दरबार का नियम है कि जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने वापस जाएंगे जरूर। ये दरबार का नियम है, मेरे सर ऐसे ही पढ़ाते थे, मेरे फिजिक्स वाले सर पढ़ाते थे कि जितने सर्किट से इलेक्ट्रॉन निकले, जितने बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकले, उतने बैटरी में इलेक्ट्रॉन जाने जरूरी है। ठीक, करंट लॉस हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना। तो सर्किट पूरा करने के लिए क्या किया कि हमने वायर से तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, ये नीचे से सर्किट कंप्लीट कर रहा है, जिससे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता रहेगा और सर्किट पूरा रहेगा। अगला, ये क्या करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज कर देता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है कि जब अपोजिंग बैटरी मान लो 2 वोल्ट की है हमारी, और लिक्विड जंक्शन पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया वो 0.2 वोल्ट का हो गया, तो बैटरी का इफेक्टिव जो पोटेंशियल आएगा वो 1.8 आएगा, क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और एक तरफ इधर आ रहा है, फोर्स अपोजिट लग रहा है, फोर्स अपोजिट लग रहा है। देखो, जहां पे पहले निगेटिव चार्ज था अब वहां पॉजिटिव है, और जहां पॉजिटिव था वहां पे निगेटिव आ गया है। ये इनिशियल था, ये इनिशियल सिचुएशन है ना, ये इनिशियल सिचुएशन है, और ये आफ्टर सम टाइम की है। ये कब की है? आफ्टर सम टाइम की है। जब सेल चल चुका है। तो देखो, ये दोनों अपोजिट है ना, पहले जहां पॉजिटिव था वहां निगेटिव हो गया, और जहां पे निगेटिव था वहां पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को बेसिकली लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसी को कहते हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो
बैटरी की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, उसे मेंटेन रखने के लिए भी सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कैथोड और एनोड। अब एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं कि हमने KCl सोल्यूशन लिया और इधर हमारे पास हमने KCl सोल्यूशन लिया और KCl सोल्यूशन के साथ मान लो सिल्वर इलेक्ट्रोड हो, AgNO3 हो, तो सिल्वर प्लस, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस बात को नोट्स में लिख लेना अपने आप। थोड़ा बहुत मैं मानता हूं कि तुम पढ़ भी रहे हो ना यार, बहुत कम लोग देख रहे हैं ठीक है, लेकिन जो देख रहे हैं वो सीरियस कैंडिडेट है ना। फिर बाद में लोग कहते हैं कि सर अब मेरे को लास्ट में मिला जाके चैनल, अरे मैं तो हमेशा से था, तुमने नहीं ढूंढा तो क्या करूं। लेकिन यार थोड़ा सा पुश जरूरी है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि मान लो कि हमने KCl लिया और हमारे पास Ag प्लस सोल्यूशन था, तो AgCl तो प्रेसिपिटेट होने लगेगा, तो फिर वो सॉल्ट ब्रिज का काम नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या होना चाहिए कि वो उसे रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, वो किसी से भी रिएक्ट ना करे, खासकर कैथोड और एनोड से और उनके इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक। आयनिक मोबिलिटी कैटायन और एनायन की सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। अगर आयनिक मोबिलिटी में बहुत डिफरेंस होगा तो फिर से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि एक तरफ से चार्ज फ्लो करेगा और दूसरी तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये दो मेन फीचर है क्या कि एक नंबर क्या कि उसमें जो सॉल्ट ब्रिज में जो हमने मतलब अपना इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कैथोड और एनोड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही उनके इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कोई रिएक्शन होनी चाहिए, और आयनिक मोबिलिटी कैटायन और एनायन की लगभग सेम होनी चाहिए। इतनी बात सब लोग बिल्कुल बढ़िया से समझ पा रहे हैं, आसानी से मेरे साथ है, मैं ये मान लेता हूं, है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स की। टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स की बात करते हैं। जब टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स की बात करते हैं, अब हम मान रहे हैं कि केवल हम हाफ सेल बनाएंगे और उसे फिर किसी और हाफ सेल के साथ जोड़ देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम हाफ सेल बना रहे हैं और फिर उसे किसी और हाफ सेल के साथ जोड़ेंगे आगे चल के। तो हाफ सेल कैसे बनाएंगे? पहला हाफ सेल बनाते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल। मेटल मेटल आयन हाफ सेल। इन दिस, इस सेल में क्या करते हैं कि मेटल को, तुम्हें नाम से क्लियर हो रहा हो कि मेटल की रॉड को मेटल के ही आयन के सोल्यूशन में डिप करते हैं। अगर मैं यहाँ छोटा सा फिगर बना के दिखा पाऊँ तुम्हें तो शायद तुम्हें क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमने मेटल की रॉड ले ली और ये मेटल आयन का सोल्यूशन ले लिया Mn+ का। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड कहेंगे। कि इन दिस द मेटेलिक रॉड इज इमर्ज्ड इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयंस, जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कंटेनिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। तो इसे अगर हमें लिखना हो, डिनोट करना हो, तो हम इसे Cu2+ से Cu सॉलिड लिखेंगे, ठीक। द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द हाफ सेल रिएक्शंस जनरली फॉर्म इलेक्ट्रोड। जो भी एलिमेंट है जो हाफ सेल में इन्वॉल्व हो रहे हैं जनरली वही खुद इलेक्ट्रोड बना देते हैं। इन जनरल बात हो रही, हमेशा की बात नहीं हो रही है। अब मान लो मेरी बातें सुन के तुम घर पे गए और तुमने कहा कि चलो सोडियम की रॉड ले आते हैं और सोडियम की रॉड को पानी में डुबोते हैं। भाई सर ने पढ़ाया हमें, सर की गलती है तो कि क्यों पढ़ाया ऐसा कि मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड लेने के लिए मेटल NaCl का सोल्यूशन ले लो और सोडियम की रॉड लटका दो, उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, धमाका, ठीक है, फट जाएगा बीकर और पता नहीं क्या क्या, ठीक। तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में जब बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो उन्हें वाटर में नहीं डाल सकते। सोडियम को वाटर में डालोगे ब्लास्ट होता है। यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़े हुए हैं जिनमें तुम ये देख सकते हो कि सोडियम का टुकड़ा अगर पानी में डाला जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यार एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे करके दिखा के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मज़ा तो बहुत आएगा उससे, मेरे को भी और तुमको भी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। शायद मैं भी आगे चल के लैब सेटअप कर पाऊँ, तुम लोगों की कृपा रही तो फिर मैं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। यार देखो एक चीज़ तुम्हें और बतानी है जो मैं जनरली नहीं बोलता हूँ लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे को केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंटेशन जितने भी तुम्हारे 12th में हैं, इवन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, मैंने सारे कर रखे हैं। मैं कोई इंजीनियर तो हूँ नहीं यार, है ना, जो मैंने एक्सपेरिमेंट ना करें और केवल किताबों में पढ़े और पढ़ के तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने खुद लैब में खड़े होकर किए, टीचर से
डांट खाई है रीडिंग ना आने पे, जो तुम्हारे साथ अच्छा बुरा हुआ है वो सब होगा। अभी मैं तुम्हें टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा, या तुमने टाइट्रेशन वाला वीडियो देख लिया है तो उसमें देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हें जनरली नहीं बताते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैंने करे हैं। मैं केवल थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन लेके नहीं बैठा हूँ यार, मास्टर्स का रखा मैंने, ऐसे मजाक थोड़ी है, और वो भी इंडिया की बेस्ट जगह से, है कि नहीं। तो जो भी तुम्हारा डाउट है ना, मैं बहुत हंसी मजाक बहुत लाइट करके नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो भी तुम एक्सपेरिमेंट चाहते हो, अगर सब कुछ सही चला तो नेक्स्ट ईयर तक हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन सेटअप भी करेंगे, डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, लाइव भी आएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मैंने बेंचमार्क सेट कर रखे हैं, तो मैं बताता हूँ कैसे। 10,000 पे मतलब हम लोग लाइव आएंगे, 50,000 पे डिजिटल बोर्ड, 1 लाख पे एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक। क्योंकि लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक मैं बेकार में अपना समय और वो लगाऊं तो यार मज़ा नहीं आएगा। पता नहीं कौन लोग देख रहे हैं कौन लोग नहीं देख रहे हैं, मैं लगा हुआ हूँ, लगा रहूँगा। अब तो शुरू कर दिया तो मैं ख़त्म करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अब तो कोई भी नहीं देखेगा तब भी मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। अब ये है कि तुम लोग सपोर्ट करोगे तो मैं तुमसे लाइव भी मिल पाऊँगा, खड़े होके भी पढ़ा पाऊँगा, और खड़ा जिस दिन हो जाऊँगा उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि मैं क्या हूँ। बैठ के तो मेरे पॉस्चर्स थोड़े और बातें थोड़ी कम कर पाता हूँ, लेकिन जिस दिन खड़ा होकर पढ़ाऊँगा उस दिन तो मैं बहुत ज्ञान दूंगा, चिंता मत करो। तो बस तुम्हारा काम इतना ही है कि यार जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, सिंपल बात है। 100 बात की एक बात है यार, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता, मेरे को मार्केटिंग करना नहीं आता यार। देखो सिंपल बात है, मैं टीचर हूँ, पढ़ा सकता हूँ ढंग से। चलो बैक टू अवर टॉपिक, कि वे कैन नॉट यूज वेरी रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज दे जनरली रिएक्ट विद वाटर। अगर हमने सोडियम को पानी में डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस की वजह से आग लग जाती है। तो हाइड्रोजन की खास बात क्या होती है, ये खुद जलती है, दूसरों को नहीं जलाती है। मतलब इट इज इनफ्लेमेबल बट डज नॉट सपोर्ट कंबशन ऑफ बर्निंग सब्सटेंसेस। मेरी बात समझ में आई? ये खुद जलती है और दूसरों को नहीं जलाती का मतलब क्या है कि इट इज इनफ्लेमेबल, मतलब फ्लेम्स देगी, खुद जलेगी, बट इट डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग ऑफ कंबस्टिबल, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, बर्निंग सब्सटेंसेस के सपोर्ट में नहीं करेगी। और ऑक्सीजन H2O है हमें, तो H2O के साथ बात करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, दूसरों को जलाती है। तो हाइड्रोजन खुद जलती है, दूसरों को नहीं जलाती है, और ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, दूसरों को जलाती है। कौन ज्यादा खतरनाक है तुम बताओ, जो खुद जले या दूसरों को जलाए? ठीक, तो मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं कि हाइड्रोजन खुद जलती है, दूसरों को नहीं जलाती है, और ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, दूसरों को जलाती है, यानी कि दूसरों को कंबशन में सपोर्ट करती है। तो हम लोग Na+ एक्वस Na इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। थोड़ा साफ साफ लिख दूं, Na+ एक्वस Na इलेक्ट्रोड हम लोग नहीं बना सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अगर हम नहीं बना सकते तो कुछ जुगाड़ निकालनी पड़ेगी, कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, कुछ ट्रिक निकालनी पड़ेगी कि हमें मान लो सोडियम का इलेक्ट्रोड चाहिए ही चाहिए। कोई जिद पे अड़ जाए, नहीं सर हमें तो बना के दो, हम तो सोडियम से ही प्रैक्टिकल करेंगे, नहीं तो उसके बिना हमारा खाना पीना नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक ट्रिक निकाली गई कि अमलगम इलेक्ट्रोड बना देते हैं बेटा तुम्हारे लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अमलगम इलेक्ट्रोड क्या कहता है? अमलगम इलेक्ट्रोड क्या होता है? द मेटल आयन इज इन द फॉर्म ऑफ ए अमलगम। अमलगम क्या होता है? इट इज dissolved or dispersed in mercury rather than in pure form। हम क्या करते हैं, मेटल को मरकरी में डिप कर देते हैं। जैसे तुमने अगर जिंक अमलगम सुना हो, क्लेमेंशन रिडक्शन में 11th में हाइड्रोकार्बन में कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिडक्शन के काम आता है जिंक अमलगम। ZnHgHcl लेते हैं, याद आया? तो वही अमलगम यहाँ पे कि जिंक की रॉड को Hg के पूल में डुबो दिया, तो सोडियम की रॉड को कहां डुबो दिया? पूल में डुबो दिया, ठीक। सोडियम की रॉड को कहां डुबो दिया? पूल में डुबो दिया। द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज मेड बाय ए प्लेटिनम बाय डिपिंग इनटू द अमलगम पूल। अमलगम पूल मतलब जो भी हमारे पास ज्यादा बल्क में उसे हम पूल कह रहे हैं, ठीक। द रिएक्शन इज सेम एज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड विद मरकरी प्लेइंग नो रोल। मरकरी केवल सॉल्वेंट की तरह बैठा है और देख रहा है, बिल्कुल भी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसने Na को Na+ बनने में मदद की, खुद रोल प्ले नहीं किया और इनर्ट एटमॉस्फेयर दिया जिससे कि आग भी न लग पाए। बात मेरी
लगता है कि काफ़ी हद तक क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड की। गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। बनाते हैं गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड, सेटअप बनाते हैं पहले। तो गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड मैं तुम्हारे सामने इसलिए बना रहा हूँ कि तुम भी बनाओ, जब तुम बनाओगे ना तो एक एसोसिएशन बढ़ जाता है। गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड में क्या किया कि हमने एक सोल्यूशन ले लिया। फिलहाल के लिए हम मान लें क्या कि ये 1 मोलर H+ सोल्यूशन है। फिलहाल के लिए माना जा सकता है कि ये क्या है, 1 मोलर H+ सोल्यूशन है। क्या है, 1 मोलर HCl सोल्यूशन है, एक्वस या फिर 1 मोलर H+ है। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसमें एक हमने कंटेनर लगाया जिसके अंदर एक प्लेटिनम की वायर लटका दी। वायर चलो दूसरे कलर से बना ले, ईश्वर चाहता है तो दूसरे कलर से बना लेता है। अरे यार अच्छी सी बन। ठीक, एक वायर लटका दी, इस वायर का नाम है प्लेटिनम वायर। कैसा वायर है ये, प्लेटिनम वायर है ये। ठीक, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करेगा। किसका काम करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करेगा। और यहाँ इस पॉइंट से हम लोग इग्निशन कराएंगे। क्या कराएंगे, इग्निशन कराएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने फिलहाल के लिए मान लिया कि हमने कोई हाइड्रोजन गैस, या अगर इन जनरल बात करें तो एक्स गैस यहाँ से इंसर्ट की, और यहाँ पे इग्निशन के लिए हमने एक ब्लॉक लगा दिया जिससे इग्निशन कराया जाएगा। ठीक, तो अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होगी। अगर हम हाइड्रोजन का ही केस ले लें थोड़ी देर के लिए, फॉर टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन ही है। ठीक, हाइड्रोजन ही है तो हम मान लें कि हाइड्रोजन गैस को जब इग्नाइट करेंगे तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू H+ आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे कि प्लेटिनम सॉलिड था, उस पर हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कराया 1 ATM पे और उसे कन्वर्ट कर दिया H+ एक्वस आयंस में 1 मोलर पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमने ये सारी कंडीशंस लगा पाई, कौन कौन सी, H2PT, H2 को प्लेटिनम पे एड्जॉर्ब कराया 1 ATM प्रेशर पे और उससे H+ आयन एक्वस बनाए 1 मोलर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस टाइम उस सेटअप को कहते हैं शी, SHE। शी का मतलब हर नहीं है, शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है इसका मतलब, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका बाई कन्वेंशन जो E0 सेल है, जो सेल पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट माना गया। ठीक है, जिसका बाई कन्वेंशन E0 सेल जो है वो शी का 0 माना गया कि शी पे कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक, इतनी बात क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही कि अगर हम अभी हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन तुम्हें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, और भी गैसेस का लेंगे वहां पे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हाइड्रोजन का देख लो कि हाइड्रोजन की बात समझ में आनी चाहिए। मैं बहुत थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, ये सेटअप है अगली क्लास का। अगली क्लास में हम लोग केवल प्रॉब्लम करेंगे और इसका यूज करेंगे जो आज पढ़ रहे हैं। तो आज वाली क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यार ठीक से पढ़ो, है ना, बिल्कुल मजाक करने की चीज़ नहीं है। सेलेक्ट होना चाहते हो ना, अंडर 100% चाहते हो ना यार, 100% की गारंटी लेता हूँ मैं कि जो पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस ईमानदारी से पढ़ना है तुम्हें। ठीक, अगर हम इन जनरल लिखें तो हम लिखेंगे प्लेटिनम सॉलिड पे कोई एक्स गैस एड्जॉर्ब हो गई एट 1 ATM, हम 1 ATM प्रेशर ही ले लेते हैं और उससे X+ एक्वस बन गया, या फिर वो X- एक्वस भी बना सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि गैस कौन सी है। जैसे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन प्लस बनाया लेकिन Cl होती तो Cl- बनाती, Cl2 होती तो क्या बनाती, Cl- बनाती, तो C मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे आ गई। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें कि गैस कौन सी है और गैस आयन कौन सा बनेगा,
इसे देख लेते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो उसके लिए क्या बनेगा, H प्लस साइन बनेगा। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H प्लस में हो जाएगी। Cl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Cl माइनस में, जो मैंने बताया अभी। O2 ले लें भाई लोग, O2 का खेल अजीब है। O2 ले लें तो क्या होगा, O2 किस में कन्वर्ट होगी, O2 कन्वर्ट होगी या तो OH माइनस एक्वस में या फिर वाटर लिक्विड में। ऑब्लिक का मतलब या लिखा हुआ है, या और, ठीक। इसी तरह से SO2 किस में कन्वर्ट होगी, SO2 कन्वर्ट होगी SO4 2 माइनस में। इसी तरह से CO किस में कन्वर्ट होगी, CO कन्वर्ट होगी CO3 2 माइनस में या फिर HCO3 माइनस में। तो ये कन्वर्जन हम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल दिमाग से निकलने नहीं देंगे। अब एक एक करके इनके गैस आयन इलेक्ट्रोड बनाते हैं और लिखते हैं कि रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है। जो बात इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है उसे मैं खुद लिखता हूँ, जिससे तुम्हें टाइम मिल जाए एम्पल बात समझने का भी। ये तरीका ठीक लग रहा होगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोर्स की ख़त्म करने की जिम्मेदारी मेरी। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें 100% दिलवाऊंगा, तुम्हें केमिस्ट्री में मज़ा आने लगेगा। लिटरली बता रहा हूँ कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो यू विल एंजॉय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आसान कुछ भी नहीं लगेगा तुम्हें केमिस्ट्री खराब लगती हो तब भी। तो अगर हम इसमें पहला केस देख लें, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पहला एग्जांपल हाइड्रोजन ही लिया था तो हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दो तरह से काम करेगा, या तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह करेगा या फिर रिडक्शन की तरह करेगा। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या मतलब होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड पे होता है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस विल कन्वर्ट इनटू twice H plus aqueous plus 2 electrons. I hope I am very clear what I am speaking with, or to whom I am talking with, they are crystal clear in thoughts कि what is going on. ठीक है। नंबर 2, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये रिडक्शन हाफ सेल बन जाए। क्या बन जाए, रिडक्शन हाफ सेल बन जाए। रिडक्शन हाफ सेल बन जाएगा तो ये कैथोड हो जाएगा, और जब कैथोड होगा तो क्या होगा कि जो H प्लस एक्वस है वो अब 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात ये समझ में आई कि कोई भी इलेक्ट्रोड जब बना रहे हैं या तो वो कैथोड है या फिर एनोड है, तो ये आसानी से मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। नंबर बी पार्ट लिखते हैं, फॉर क्लोरीन इलेक्ट्रोड। फॉर क्लोरीन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोड को अगर हम एनोड की तरह लिखना चाहें, एनोड पे क्या होगा, आप सब बच्चा लोग कमेंट करके बताएंगे एनोड पे क्या होगा। तो 2Cl माइनस will lose 2 electrons to form Cl2 gas। तो यहां पे सब लोग कमेंट करेंगे कि क्या हुआ है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और फिर कैथोड पे क्या होगा कि Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cl माइनस एक्वस, और यहाँ पे कैथोड पे फिर से रिडक्शन हो गया। तो ये बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए सबको, बिल्कुल इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में हमें 4 रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि O2 OH माइनस भी बना रही थी और H2O भी बना रही थी, 2 चीजें बना रही थी। तो पहला केस लिख लेते हैं इसमें, फर्स्ट केस लिख लेते हैं इसमें कि प्लेटिनम के साथ ऑक्सीजन एड्सॉर्ब हुई और उसने H2O लिक्विड बना दिया। ठीक है, तो इसके लिए एनोड पे क्या हुआ होगा, ये कैसे लिखें,
एनोड पे क्या हुआ होगा, बात धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए और आ ही रही होगी, मैं ऐसा मान लेता हूँ ना कि एनोड पे क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो 4H+ बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, आईआईटी ने पूछ रखी है एडवांस में, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, ठीक है। या फिर रिडक्शन होगा तो कैथोड पे होगा। कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव वाटर लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, याद रखेंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक में भी काम आएंगे और फिजिकल में तो काम आ ही रही है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अगला केस क्या हो सकता है कि इसी का हम पार्ट 2 लिख लेते हैं। पार्ट 2 लिख लेते हैं कि प्लेटिनम सॉलिड अब O2 गैस से OH- एक्वस बना दे। ठीक है, एक केस हमने किया कि O2 से वाटर बना दिया, अब कर रहे हैं कि O2 से क्या बन जाए, OH- बन जाए। ये बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे लिखें एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो OH- एक्वस विल गेट ऑक्सीडाइज। अब OH- में जब ऑक्सीडेशन होगा तो O2 बनेगी, ऑब्वियस बात है, और वाटर बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और कैथोड पे जब होगा तो OH- ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव 2 OH-। ये तो रिवर्स रिएक्शन ही लिखनी है, ज़्यादा इसमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ऑक्सीजन गैस है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे हमने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई शंका परेशानी मुश्किल हो तो बता दो, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। देखो हम लोग अभी 1 हफ्ता हुआ है इस कोर्स शुरू किया और हम लोग तीसरे चैप्टर पे पहुंच गए हैं, मोल खत्म हो गया है। स्पीड देख रहे हो, 1 हफ्ते में 2 चैप्टर करेंगे। और यार इससे ज़्यादा करोगे तो तुम मतलब अगर तुम बहुत मन हो रहा ना इससे ज़्यादा करने का, इनऑर्गेनिक पड़ी हुई है सारी यूट्यूब पे, पीडीएफ पूरा पढ़ डालो, उससे पीडीएफ पूरा पढ़ा हुआ उसमें, पीडीएफ मतलब पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है ना, उसे पूरा पढ़ डालो, बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है वो, सारा पढ़ लो, सारा 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 सारा, ठीक। अब बात करते हैं एक और इलेक्ट्रोड की जिसे हम कहते हैं मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। एक नए तरीके का इलेक्ट्रोड, कौन सा, मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। सल्फेट और कार्बोनेट वाला अपने आप लिख लोगे, मैं मान लेता हूं ऐसा, है ना। अब मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है इसके बारे में बात करनी है। मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है कि अगर हम 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड बना के दिखाएं तो तुम्हें बहुत क्लैरिटी से बात समझ में आ जाएगी मेरी। इसके न्यूमेरिकल भी हैं और बहुत अच्छे सवाल बनते हैं एडवांस लेवल के, उन्हें हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले तो हम इलेक्ट्रोड को समझ जाएं। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि हमने क्या किया था कि एक बीकर लिया था, उसमें हमने जब इलेक्ट्रोड सेटअप किया तो हमने मान लिया कि अभी हम सिल्वर के साथ कर रहे हैं, तो हमने इसमें AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन ले लिया था और इसमें सिल्वर की ही रॉड लटका ली थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी आर डूइंग इट राइट, ठीक। सिल्वर की रॉड लटका ली और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया। सिल्वर नाइट्रेट प्योरली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये कैसा है, सॉल्युबल सॉल्ट है। इसके साथ दिक्कत नहीं है, ये तुरंत Ag+ एक्वस और NO3 एक्वस में आराम से टूट जाता है, इसे कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक, इसे कोई परेशानी नहीं आती। अब हमने क्या किया कि हमने सेम सेटअप लिया, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट उठा के यहाँ से। हमने सेम सेटअप लिया, ठीक, लेकिन इस बार जो सोल्यूशन लिया वो AgNO3 का ना लेके हमने ले लिया AgCl का। अब AgCl के साथ समस्या क्या है ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि AgCl के साथ ऐसी दिक्कत क्या है कि जो इतना हम बॉदर कर रहे हैं उससे के लिए। तो AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कैसा है,
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा और Ag प्लस एक्वस बनाएगा और Cl माइनस एक्वस बनाएगा, लेकिन इनसे जो Ag प्लस और Cl माइनस आ रहे होंगे वो बहुत कम आ रहे होंगे। यहाँ पे लिख दें इन वेरी लेस क्वांटिटी, इन वेरी लेस अमाउंट। ठीक, तो अब इलेक्ट्रोड कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे दिक्कत आ रही है, इस बात को समझने के लिए क्या करें कि अगर हम इस पर कैथोड की रिएक्शन लिखें, कैथोड और एनोड की रिएक्शन यहाँ पे लिखें, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा Ag प्लस में और इलेक्ट्रॉन में, और एन कैथोड पे क्या हो जाएगा, Ag प्लस एक्वस एक इलेक्ट्रॉन गहन करेगा, ले लेगा, ग्रहण करेगा और Ag प्लस Ag सॉलिड बना देगा। ठीक, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा दूसरे केस में, दूसरे केस पे एनोड तो है हमारा Ag का ही, तो Ag सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस एक्वस में। ठीक, लेकिन इस बार जो कैथोड है, कैथोड पे Ag प्लस अवेलेबल ही नहीं है। ये बात ध्यान सुनना, यहाँ पे कैची पॉइंट है कि कैथोड पे Ag प्लस अवेलेबल ही नहीं है। कौन अवेलेबल है, AgCl अवेलेबल है। कौन अवेलेबल है, AgCl अवेलेबल है, Ag प्लस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि AgCl जो है हमारा वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसलिए Ag को हम अवेल नहीं कर सकते, वहां पे हमें AgCl मिलेगा। तो हमने AgCl ले लिया और इसे इलेक्ट्रॉन देके हमने इससे बनाया Ag सॉलिड और Cl माइनस एक्वस। अब यहाँ पे जो Ag आया और यहाँ पे जो Ag आया, इसमें बड़ी अंतर है, क्योंकि यहाँ पे जो Ag आया वो Ag प्लस से आया, जो Ag में कन्वर्ट होना चाहता था, और राइट साइड में जो Ag आया है वो AgCl से आया है, जो कन्वर्ट होना नहीं चाहता था, फिर भी हमने उसे जबरदस्ती कर दिया। तो किसमें ताकत ज़्यादा खर्च हो रही होगी, राइट वाले में, लेफ्ट वाले में? ऑब्वियसली राइट वाले में, क्योंकि हमने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से Ag प्लस निकालना है, तो उसका EMF भी चेंज होगा ही होगा। ये मैंने एक पेज छोड़ा है तुम्हारे लिए, जिससे तुम कार्बोनेट और सल्फेट वाले रिएक्शंस को लिख सको। अब बात आती है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की। ठीक है भाई, कंटेंट कम तो नहीं लग रहा, डिलीवरी में स्पीड भी मैं तो मतलब नॉर्मलाइज स्पीड से चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर बहुत हो जाएगा 3-3 घंटे का, तो फिर बिल्कुल तुम बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। बिल्कुल सही पेस पे चलना है, रिदमिक पढ़ो, रिदमिक पढ़ो, बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं। ड्रॉपर्स की एक बड़ी समस्या है कि वो किसी की बात नहीं मानते। सही कह रहा हूँ मैं, ड्रॉपर्स की बड़ी समस्या है कि वो किसी की बात नहीं मानते। उन्हें लगता है कि हम हैं तेज और हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे। अरे यार, तुम तेज नहीं हो, हम तेज हैं, है ना। तुम होगे तेज तो बने रहो, लेकिन भाई हम भी कुछ एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं ना साथ में, तो लेट मी डू। तुम केवल पालन करो जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, जो तुम्हें सिखा रहा हूँ वो सीख जाओ सारा। बस सिलेक्शन में बता रहा हूँ ना होगा तुम्हारा, तुम आखिरी में मेरे को बता देना कि सर दिक्कत आई, और नवंबर तक तो मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर तो बता रहा हूँ कि तुम्हारे अगर 100 में से 80-90 नंबर की व्यवस्था नहीं कर दी तो तुम बताना हमें। लेकिन बस ये है कि तुम मेरे को फॉलो करो। टेस्ट भी होंगे, बिल्कुल होंगे टेस्ट, देखते हैं कितने नंबर लाते हो, कितने जीते हैं, इसमें पता लग जाएगा मेरे को। ठीक, अब रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या है कि इन दिस अ प्लेटिनम वायर इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग आयन ऑफ एन एलिमेंट इज मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर कोई मेटल ये अपनी खुद की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है, तो उस टाइम पे हमें रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम प्लेटिनम वायर को डिप कर दें Fe2+ और Fe3+ के सोल्यूशन में, तो उसे इलेक्ट्रोड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कैथोड पे क्या होगा, Fe3+ का रिडक्शन हो जाएगा Fe2+ में, और एनोड पे Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो जाएगा Fe3+ में। तो प्लेटिनम के साथ अगर हम MnO4 और Mn2+ को लिखें H+ में, तो ये भी एक एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। अब बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी हम लोगों ने बताया था कि एसएचई को हम लोगों ने जीरो ले लिया। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ढंग से डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एब्सोल्यूट ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे वोल्टेज कहते हो, एब्सोल्यूट वोल्टेज मेजर करना इम्पॉसिबल बात है। हम किसी ना किसी के रेफरेंस में ही मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट ईएमएफ ऑफ अ हाफ सेल। वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू सम अदर हाफ सेल। हम किसी के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तुम कहो तुम बहुत तेज हो यार, तुम बहुत तेज हो तो किसी के रिस्पेक्ट में तेज हो ना यार, एब्सोल्यूट थोड़ी कोई तेज होता है कि आईटी का फर्स्ट रैंकर एब्सोल्यूट तेज है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट तेज ही नहीं होती, रिलेटिव है। उस ग्रुप में जो 10-11 लाख लोग थे उनमें वो सबसे तेज है। हो सकता है कोई सीए का छात्र ऐसा हो जो बहुत तेज हो, जिसने आईटी का फॉर्म ही ना भरा हो, या कोई ऐसा लड़का जो आईटी जाना ही नहीं चाहता और बहुत तेज आईएएस बनेगा, या फिर वो एमआईटी जाएगा सीधा, ओलंपियाड इंटरनेशनल निकाल के बैठा होगा और कहेगा अरे आईटी का पेपर तो बस दे दिया था, या नहीं देने का मूड नहीं था। ऐसे भी लोग होते हैं। सारे तेज लोग आईटी में ऐसा नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। अब तुम कहोगे सर आप आईटीएन नहीं हो इसलिए, नहीं, मैं लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आईटी से, मैं किसी दिन तुम्हें दिखाऊंगा मेरे पास सारी आईटी से कितने कॉल थे और मैं गया नहीं आईटी, लगभग सारी आईआईटी से कॉल थे। मतलब किसी दिन फुर्सत में होंगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा ऑफर लेटर्स कि सब जगह से कॉल है और लोग बुला रहे हैं और मैं जा नहीं रहा हूँ। इतनी गेट और नेट की मेरी रैंक थी ना कि इंडिया की जिस आईआईटी में चाहता हूँ उस आईआईटी में, जिस आईएससी बेंगलोर से लेके जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में चाहता हूँ वहाँ पे मेरे को पीएचडी ऑफर हो रही थी। लेकिन मैंने पढ़ाना चूज़ किया, शायद तुम्हारे से मिलना लिखा था किस्मत में, इसलिए तुमसे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कहीं विदेश में बैठ के हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में बैठ के रिसर्च कर रहा होता, कम से कम यूट्यूब पे ये तो नहीं पढ़ा रहा होता, ठीक है। मैं मतलब तुम हल्के में मतलब मेरे को, ठीक। चलो भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट ईएमएफ। एब्सोल्यूट ईएमएफ नहीं निकालते हम, किसी के रिस्पेक्ट में ईएमएफ निकालते हैं। और जब किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो किसी एक फिक्स नंबर को रेफरेंस मान लेते हैं। तो रेफरेंस टेके जो हम लोग लेते हैं जिससे हम सारे और लोगों का ईएमएफ निकाल पाए उसे हम एसएचई कहते हैं। और एसएचई का इसीलिए हमने वोल्टेज कितना ले लिया था, 0 वोल्ट ले लिया था, ठीक है। एसएचई को हमने कितना ले लिया, 0 वोल्ट ले लिया था। अब बात आती है हाउ टू असाइन द साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाउ टू असाइन द साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम साइन कैसे असाइन करें, ठीक। ये कैसे असाइन करें, इसे कैसे करना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज गिवन पॉजिटिव, ठीक, एंड द सेल एक्ट एज एनोड इन द सेल, ठीक। द रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन ए नेगेटिव साइन एंड लेट अस सपोज दैट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज x वोल्ट, देन द रिडक्शन पोटेंशियल विल बी -x। सिंपल बात है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने किसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पॉजिटिव माना है और रिडक्शन पोटेंशियल को नेगेटिव माना है, रिडक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो हमने नेगेटिव मान लिया, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पॉजिटिव माना। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ही होगा। जैसे +x है तो -x है। जैसे कॉपर, अब इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे भी देख लेते हैं कि इसे पढ़ेंगे क्या कि कॉपर टू प्लस, यानी कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे हमने जज किया, कॉपर से कॉपर 2 प्लस जा रहा है तो उसका -3.4 वोल्ट लिखा, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर का प्लस हो जाएगा। तो ये कैसा है, ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, और कॉपर 2 प्लस से कॉपर आ रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल डायग्राम कैसे करेंगे, सेल नोटेशन जिसे हम कहते हैं। तो डेनियल सेल को दिखाने का क्या तरीका है कि Zn से Zn2 प्लस एक्वस बना, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो अगर चाहो कि यहाँ पे C मोलर बना और यहाँ पे C2 मोलर से ये कॉपर बना। तो Zn से कहाँ चला गया, Zn2 प्लस में, और कॉपर 2 प्लस से कहाँ चला गया, कॉपर में। तो ये क्या बन गया, एनोड, और ये बन गया कैथोड। बीच में जो पैरेलल लाइन लगाई है दिस इज सॉल्ट ब्रिज, जो दोनों कैथोड और एनोड को जोड़ रहा है या अलग कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसे हम पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। एक तरफ एनोड हो गया और एक तरफ कैथोड हो गया।
एनोड पे रिएक्शन हम लोग ये पहले लिख चुके हैं कि Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, और कैथोड पे कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख दी कि Zn solid plus copper 2+ aqueous gives Zn2+ plus copper solid. For spontaneous chemical reaction, the spontaneous chemical reaction is responsible for the net decrease in free energy, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और जो फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम वर्क की तरह यूज करेंगे। तो W इज इक्वल टू लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, और जो वर्क है वो माइनस डेल्टा जी के बराबर है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू आ गया किसके बराबर, अगर हम चार्ज को लिख दें NF, भाई ध्यान से देखना जरा, हमने चार्ज को क्या किया, हमने Q चार्ज को N इंटू F लिख दिया। N इज N फैक्टर, N फैक्टर या इसे हम मोल्स कह सकते हैं, मोल्स ऑफ चार्ज, और 1 मोल F इज फैराडे। तो डेल्टा जी की वैल्यू NFE आ गई, वोल्टेज पोटेंशियल को हमने E लिखा तो ये NFE आ गई, तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर आ गई, माइनस NFE के बराबर आ गई। ये 2 माइनस लग रहा है नहीं, ठीक, माइनस NFE नॉट के बराबर आ गई, या डेल्टा जी NFE के बराबर आ गया। जो F है वो 1 मोल ऑफ चार्ज है, 1 फैराडे इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो अप्रोक्सीमेटली है वो 96500 कूलम्स है, ठीक है, 96500 कूलम्स इसका चार्ज है, या फिर इसे हम 96480 भी कह सकते हैं, तो इसे 96500 ही रखते हैं। तो डेल्टा जी की वैल्यू हो गई NFE, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो गई NFE नॉट। अब कैलकुलेशन ऑफ E नॉट सेल कैसे करते हैं, धीरे धीरे चैप्टर को हम आगे पहुंचा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ E नॉट सेल कैसे करेंगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू लिखेंगे E कैथोड माइनस E एनोड। देखो तुम्हें कुछ भी सीखा हो तुमने प्रीवियसली, लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ सीखा हो, मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखोगे तो कभी सवाल गलत होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता। ई सेल की वैल्यू क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमेशा ई नॉट सेल जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ई नॉट जो हम लेंगे कैथोड और एनोड के, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होने चाहिए। उन्हें कैसा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो एक सवाल कर लेते हैं, यहाँ पे सवाल मैंने लिख रखा है, ठीक, इसे इरेज कर देता हूँ फटाफट। सवाल कर लेते हैं यार, वो लिखा हुआ था पहले के नोट से उठाया था तो लिखा था, कैलकुलेट द ई नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल डायग्राम। ठीक, अब हमें ये सेल डायग्राम दिया हुआ है, ये जो सेल डायग्राम दिया गया है अगर इसमें देखो तो ये क्या है, Zn से Zn2+ जा रहा है तो ये एनोड है, और ये कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है तो ये क्या है, कैथोड है। तो और हमें ये क्या दे रखे हैं, Zn2+ से Zn जा रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, दोनों के, कॉपर का भी और जिंक का भी। अब हमें पता है कैथोड है ये, तो हम क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, ईमानदारी से माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड लिखने के लिए क्या करेंगे, ई नॉट ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर लिखेंगे, माइनस ई नॉट ऑफ Zn2+2 Zn लिखेंगे। तो कॉपर 2+ से क्या लिख देंगे, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा प्लस का 1.10 वोल्ट। तो आंसर इसका सिंपल सा आ जाएगा। देखो इसके सवालों में यही गलती होती है कि लोग प्लस माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, मतलब ऑप्शन ऐसा दिया होगा कि 0.34 प्लस 0.76 माइनस 0.34 माइनस 0.76 प्लस 34 माइनस 76, तो मतलब ऐसा आएगा आंसर कि 0.32 आ रहा है, माइनस 0.32 आ रहा है, प्लस 1.10 आ रहा है, या माइनस 1.10 आ रहा है। तो इसी तरह के 4 ऑप्शन बने होंगे और तुम इसमें कंफ्यूज होकर सवाल को गलत कर देना आसानी से, क्योंकि तुमने मेरी बात तो माननी नहीं है। अगर मेरी बात मानोगे तो सवाल सही हो जाएगा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ठीक, अगला सवाल घर के लिए, फिर से एक भी सवाल आज होमवर्क के लिए नहीं था तो मैंने कहा एक सवाल घर के लिए दे दिया जाए, ये ठीक रहेगा। और यहीं पे इस क्लास को हम लोग रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, नस्ट इक्वेशन पढ़ लेंगे और नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन करेंगे। बहुत कठिन करेंगे, तो अगली क्लास लंबी होगी, 1 घंटे से तो ज़्यादा की ही होगी, क्योंकि आई विल बी राइटिंग अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स। तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, या लोगों तक पहुंचाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। बस यही रिक्वेस्ट है, यही
और तुम लोगों के लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। तुम्हें जो भी सवाल नहीं लग रहे हैं उसे शीट्स के नंबर, क्वेश्चन नंबर को मेंशन करके टेलीग्राम पे भेजो, तो मैं उनके रिटन सोल्यूशन या फिर कुछ व्यवस्था करके तुम्हें दूंगा जरूर। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।